So we'll go ahead with next question. Example 4.4. Over a given region, एक रीजन में फोर्स वेरीज एज F इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. ये वेरिएबल फोर्स है. अगर वेरिएबल फोर्स है तो मोस्टली क्वेश्चन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का ही आता है. तो इन्होंने बोला है फोर्स वेरीज एज 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. In this region, an object is displaced from x1 equal to 20 centimeter to x2 equals to 40 centimeter by the given force. Calculate the amount of work done. आपको वर्क डन फाइंड करने के लिए बोला है. आपको एक वेरिएबल फोर्स दिया है. तो नाउ यू नो, सबसे पहले आपको गिवन पैरामीटर्स में क्या क्या दिया है. आपको दिया है फोर्स का इक्वेशन. फोर्स का इक्वेशन था 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. इनिशियल पोजीशन दिया है 20 सेंटीमीटर. इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो 0.2 मीटर. फाइनल पोजीशन दिया है 40 सेंटीमीटर और ये मीटर में 0.4 मीटर आ गया. आपको पूछा है वर्क डन. तो हमने देखा था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स दो मेथड से फाइंड हो सकता था. एक था ग्राफिकल मेथड, यहाँ पे तो कोई ग्राफ दिया है नहीं. तो दूसरा है मैथमेटिकल मेथड. तो आपको फाइंड करना है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. इफ यू रिमेंबर विच यू शुड रिमेंबर कि हमने देखा था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज इंटीग्रेशन एफ डी एक्स. कहाँ से कहाँ तक? लिमिट्स x1 से x2 तक. बस यही फॉर्मूला है. फिर आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए. वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 f. व्हाट इज f? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx. फिर क्या करते हैं? एक एक करके इंटीग्रेट करते हैं. x1 से x2 तक 3x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन x1 से x2 तक 2x dx प्लस इंटीग्रेशन dx x1 से x2. फिर 3 क्योंकि कांस्टेंट है तो 3 बाहर आ जाएगा. बचेगा अंदर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx. लिमिट्स आर फ्रॉम x1 टू x2. ओके गुड. प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन x dx फ्रॉम x1 टू x2. ये x1 x2 की वैल्यू मैं आखिरी में लिखूंगा, अभी नहीं लिख रहा हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ dx इज ओनली x. कहाँ से कहाँ तक? x1 से x2 तक. गुड. What is integration of x square? If you remember, it is x cube by 3 from x1 to x2 minus what is integration of x? It is x square by 2 from x1 to x2 plus upper limit minus lower limit x2 minus x1. 3 2 कैंसिल हो गया. फिर वापस क्या करोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. x2 क्यूब माइनस x1 क्यूब माइनस x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1. ओके गुड. व्हाट इज x2 की वैल्यू? x2 की वैल्यू थी हमारे पास 0.4. 0.4 का स्कोर होता है 0.16 और x1 था 0.2, वो होता है 0.04. है ना? हाँ, क्यूब है क्यूब. इट्स अ क्यूब, इट्स नॉट स्क्वायर. तो मुझे ये टर्म बता रहे हो, ये वाला टर्म, ये वाला नहीं, वो स्क्वायर टर्म उधर है, इधर क्यूब है. व्हाट इज 16 क्यूब? 16 का क्यूब बताओ. 16 का क्यूब 16 का क्यूब नहीं पता. चलो ठीक है, नहीं पता तो पता कर लेते हैं. फिर क्या करना, हमेशा याद रखना, यहाँ पे ये है ना, ये है 2 × 10⁻⁻1. ओके बराबर. ये है 4 × 10⁻⁻1. पहले तो ऐसा कर लो. व्हाट इज x2? 4 × 10⁻⁻1. इसका क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है? 64.
बराबर, मुझे पता है 10⁻⁻1 है, उसका क्यूब 10⁻³ है, वो बाद में लिखेंगे। x1 कितना था 2, 2 का क्यूब कितना है 8, दोनों में 10⁻⁻1 था, मतलब -3 हो गया क्योंकि क्यूब लिया, उसको बाहर रख दिया। गुड। इससे डेसिमल में गड़बड़ कम होगा आपका। x2 कितना है, उसका स्क्वायर कितना है 16 × 10⁻², -2 बाहर रखते हैं बाद में। ये कितना है 2, उसका स्क्वायर 4 × 10⁻², प्लस ये कितना है 0.4 माइनस कितना है 0.2। ओके, व्हाट इज 64 में से 8 गया तो 64 में से 8 गया 56, 56 × 10⁻³ माइनस 16 में से 4 गया तो कितना होता है 12 × 10⁻², और वो कितना होता है वो 0.2। अब इसको सॉल्व करते बैठो। दिस इज 0.056 माइनस 0.12 प्लस 0.2, 0.2 और ये 0.256, उसमें से 0.12 गया कितना है 0.12 गया कितना है 0.256 माइनस 0.120631, 0.136, तो कितना फोर्स है 0, उसे कितना वर्क डन है 0.136 जूल, है ना। अभी आंसर भी चेक कर लेते हैं, यही आएगा, आना तो यही चाहिए। दिस शुड बी द आंसर। क्योंकि हमने तो कहीं पे इंटीग्रेशन में गलती की नहीं है, तो हमारा आंसर भी यही होना चाहिए वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम नहीं है ना, सॉल्व एग्जाम्पल है। ओके, 0.136, वेरी गुड, डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तुमको एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, वो मैं अभी क्या बता दूंगा। उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है वो बता दूंगा आपको मैं। एग्जाम्पल 4.5, फिगर ए, दिस अ फिगर हियर शोज अ फिक्स्ड पुली, एक पुली है, पुली पता है आपको व्हाट इज पुली? वो कुएं से पानी भरते वक्त जिसके ऊपर से रस्सी पास होता है उसको पुली बोलते हैं। अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विथ मासेस m1 m2, और m2 का जो मास है, मतलब जो सेकंड मास है वो m1 से ज्यादा है, m2 ग्रेटर देन m1, अटैच्ड टू इट्स टू एंड्स इज पासिंग ओवर द पुली। तो एक मासलेस रस्सी है, स्ट्रिंग है, जो पुली के ऊपर से पास हो रहा है, और दोनों फ्री एंड्स पे, एक पे m1 मास है, एक पे m2 मास है, m2 की वैल्यू m1 से ज्यादा है। सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज एन एटवुड मशीन, इसको हम लोग एटवुड मशीन बोलते हैं। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस and force due to tension along the string, assuming axle of the pulley to be frictionless। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको क्या क्या फाइंड करना है पहले वो समझ लो। एक्सेलरेशन एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड द फोर्स ड्यू टू टेंशन। तो पहले मैं पूरा सिस्टम समझा देता हूँ। यू हैव एन एटवुड मशीन। अभी एटवुड मशीन में होता क्या है, हमारे पास होता है पुली, तो वी हैव अ पुली, यहाँ पे पुली है। पुली को हमने एक रिजिड सपोर्ट से हैंग करके रखा है, ऊपर रिजिड सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है, इसके हेल्प से हमने पुली को हैंग करके रखा है। तो यहाँ से एक पुली को हमने कर दिया हैंग, ऐसा विद द हेल्प ऑफ अ सपोर्ट। इसके ऊपर से एक रस्सी पास कर दी, स्ट्रिंग, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पास कर दिया इसके ऊपर से। ओके, गुड। और इस रस्सी के दोनों फ्री एंड्स पे एक एक मास लगा दिया, लोड लगा दिया, लोड। ये जो m2 लोड है वो m1 से ज्यादा है। तो रिमेंबर, यू हैव अ लोड m1 हियर, so you have a load m1 here and you have a load m2 here, m2 is greater than m1 ऐसा क्वेश्चन में बोला है। रस्सी यहां से तुम पास कर रहे हो, इस सेटअप को बोलते हैं एटवुड मशीन। और आपको पूछा है व्हाट आर द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, इन दोनों का कितना एक्सेलरेशन होगा, एंड व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब ये अच्छे से ध्यान देना, लुक एट द फोर्सेस। सबसे पहले
M2 और M1 में से, क्योंकि बोला है M2 ग्रेटर देन M1, M2 ग्रेटर देन M1, तो मुझे बताओ कौन सा साइड नीचे जाएगा? M2 वाला। M2 वाला जो साइड है वो नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन A। कौन सा साइड ऊपर जाएगा? M1। तो ये ऊपर जाएगा विद द सेम एक्सेलरेशन, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड विद द सेम स्ट्रिंग। तो जितने एक्सेलरेशन से M2 नीचे जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से M1 ऊपर जाएगा। अब देखते हैं फोर्सेस कौन से हैं। सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर फोर्सेस कौन से है। तो जहां जहां पे स्ट्रिंग हो और स्ट्रिंग के नीचे अगर लोड हो, लोड वेट, तो वहां पे टेंशन होता है। तो स्ट्रिंग में टेंशन है अपवर्ड्स T। और अपवर्ड क्यों है? क्योंकि स्ट्रिंग के केस में जहां पे तुमने रस्सी को टाई किया है वहां पे होता है टेंशन टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक रस्सी लेता हूँ, एक एंड मैं पकड़ता हूँ, दूसरा एंड आपको बोलता हूँ कि पकड़ो और खींचो, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टेंशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स यू है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टेंशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स यू है। एक स्ट्रिंग का एक एंड मेरे हाथ में, दूसरा तुम्हारे हाथ में है। तो मैं जब देख रहा हूँ मुझे दिख रहा है इट इज टुवर्ड्स यू, और जब तुम देख रहे हो तो तुमको लग रहा है इट इज टुवर्ड्स मी। तो जब तुम नीचे से देखोगे तो तुमको टेंशन कहाँ दिखेगा? ऊपर। कहाँ दिखेगा? ऊपर। कहाँ दिखेगा? ऊपर। कहाँ दिखेगा? ऊपर। और ऊपर से देखोगे तो कहाँ दिखेगा? नीचे। और जब तक रस्सी चेंज नहीं होती तब तक टेंशन चेंज नहीं होता। मतलब दूसरे साइड पे भी ऐसा ही है, फिर सेम टेंशन है, यहाँ पे टी है, यहाँ भी टी। रस्सी सेम था इसलिए टेंशन सेम था, अगर रस्सी चेंज किया तो टेंशन चेंज हो गया। तो अब कौन से फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट होता है? ये जो मास है M2, इसका लोड होगा कि नहीं, वेट होगा कि नहीं इसका? यस, व्हाट इज वेट? mg। तो ये क्या आ जाएगा? M2g। और इसका कितना होगा? कितना होगा? M1g। कितना होगा? M1g। बराबर। तो ये यही आपको डायग्राम में दिया है, यही डायग्राम में दिया है जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया वापस से। ये डायग्राम दिया था तुमको। अब हम समझ लेते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, इसको इन शॉर्ट बोलते हैं FBD। FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम में तुम सिर्फ बॉडी और बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस दिखाते हो, बाकी कुछ भी ड्रॉ नहीं करते हो। मतलब फॉर एग्जांपल, ये जो M2 वाला ब्लॉक है, M2, मुझे अगर सपोज M2 या M1 का स्टार्ट करता है, सपोज मुझे M1 पे कौन से फोर्स एक्ट करे वो दिखाना है, तो मैं सिर्फ M1 दिखाऊंगा और उस पर फोर्सेस शो करूंगा। तो रिमेंबर, M1 पे कौन सा फोर्स है डाउनवर्ड्स? M1g। ऊपर कौन सा था? टेंशन। ये है M1g और ये क्या है? टेंशन T अपवर्ड्स। और ये बॉडी कहाँ जाने वाला है? ऊपर विद एक्सेलरेशन A। बराबर। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तुम बाकी कुछ नहीं शो करते हो, सिर्फ पहला ऑब्जेक्ट, उस पर लगने वाले फोर्सेस। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही है सेकंड केस में। यहाँ पे भी आप ऐसा ही दिखाओगे। व्हाट इज द लोड हियर? M2g। एंड व्हाट इज द फोर्स इन द अपर डायरेक्शन? टेंशन, टेंशन T। और ये नीचे आ रहा है विद एक्सेलरेशन A। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2। सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। सीधा करो, सीधा सीधा यहाँ। बराबर, गुड। अभी आप 17 साल के बूढ़े हो तो हाँ, 60 साल के जवान भी आजकल 17-18 घंटे काम करते हैं। तुम 17 साल के बूढ़े, यू कैन नॉट इवन सिट प्रॉपरली। ध्यान दो यहाँ पे, आगे आगे दिक्कत होगी आपको। आई डोंट लाइक टू टॉन्ट यू एवरी टाइम, बट फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा आप अगर हमेशा ऐसा करके बैठोगे तो फिर। ध्यान दो यहाँ पे, क्या फाइंड करना था आपको? एक्सेलरेशन एंड टेंशन। क्या फाइंड करना था? हाँ, टेंशन ये फोर्स है। टेंशन है, टेंशन जो मैं देता हूँ वो नहीं है, ये टेंशन फोर्स है। अब कैसे फाइंड करते हैं वो भी समझ लो। दो फ्री बॉडी डायग्राम है तो दो इक्वेशन बनेंगे और वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले एक चीज समझ लो, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे तब जाता है जब रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड हो। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जब जाता है जब रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड हो। कौन सा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है? पहला। तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है। ऊपर वाला कौन सा फोर्स है? T। नीचे कौन है? M1g। तो ज्यादा फोर्स कौन सा है? T। कम कौन है? M1g। तो क्या लिखोगे पता है? फॉर बॉडी 1, फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट आप लिखोगे टेंशन माइनस
m1g इक्वल टू नेट फोर्स, क्योंकि ऊपर जा रहा था मतलब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, नीचे वाला कम है, तो क्या लिखा हमने T माइनस m1g इक्वल टू एफ नेट। सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए उल्टा होगा, कहाँ जा रहा है वो, नीचे, तो नीचे का फोर्स ज्यादा है, कौन सा फोर्स है, m2g माइनस टी इक्वल्स टू m एफ नेट, एफ नेट 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 फोर्स, नेट फोर्स। लेकिन व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो T माइनस m1g इक्वल्स टू m1a, और यहाँ पे क्या लिखोगे m2g माइनस टी इक्वल टू m2a। यहाँ से तुमको T इक्वल टू मिल जाएगा m1a प्लस m1g, मतलब T इक्वल टू m1 कॉमन निकालना, कॉमन निकालना तो रहने दो ऐसा, इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ से तुमको मिल जाएगा T इक्वल्स टू m2g माइनस m2a। T वहाँ गया, ये यहाँ आया तो माइनस हुआ, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, सेम होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 you have left hand side same, तो right hand side same, तो m1a plus m1g equals to m2g minus m2a। आपको a फाइंड करना है, भूलो मत, एक्सेलेरेशन पूछा है आपको, इसको यहाँ लेके आओ, तो m1a plus m2a equals to m2g minus m1g। तो ये हो गया, a कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, m1 plus m2 इक्वल्स टू g कॉमन आ गया, m2 माइनस m1, तो a मिल गया m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया आपका a, बराबर। अब ये सब करने की जरूरत तुमको है ही नहीं, अगर तुम CET की तैयारी कर रहे हो तो, जेई की तैयारी कर रहे हो तो, नीट कर रहे हो तो, ये सब कुछ नहीं करना। मैं ट्रिक बताता हूँ, वो ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान सुन लेना, अच्छे से सुन लेना, बहुत अच्छे से सुन लेना। एक्सेलरेशन, क्या, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू, याद रखो, ट्रिक 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 ट्रिक, एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू टोटल मास लिख सकते हैं ना ऐसा। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, what is acceleration, net force upon total mass, net force, नीचे कौन ले जा रहा था, m2g, राइट, करेक्ट, उसको ये अपोज कर रहा है, ये अपोज कर रहा है ना, तो नेट फोर्स क्या हो गया, m2g माइनस m1g। टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2, कितना है, m1 प्लस m2, नेट फोर्स कितना है, m2g माइनस m1g, g कॉमन आ गया, क्या बचा, m2 माइनस m1, और नीचे क्या बचा, टोटल मास, m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2। डायरेक्ट सॉल्व होते हैं, डायरेक्ट लॉज ऑफ मोशन डिफिकल्ट लगता है, लेकिन सबसे इजी चैप्टर है। अगर m1 बड़ा होता तो m1 वाला साइड नीचे आता, m2 ऊपर जाता, क्या लिखते, m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये ट्रिक्स तुमको कोई नहीं बताएगा, थोड़ा सा ध्यान रखो ट्रिक्स पे। और अभी तो आप CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेई नीट होता तो फिर और कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको, बट ठीक है, फॉर योर लेवल इट इज ओके। तो ये ट्रिक याद रखना। ये ए हो गया, और क्या पूछा था तुमको, टी। अब ये ए का इक्वेशन, ये ए का इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 या 2 जिसमें से भी सब्स्टिट्यूट करना है वहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम्हारी मर्जी है। इफ यू वांट टू पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, 1 and 3, 1 and 3, एक काम करते हैं, ये है आपका t इक्वल्स टू m1a, लेकिन a क्या आया, a क्या आया, a क्या आया, m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, बराबर, करेक्ट, प्लस m1g प्लस m1g, वेरी गुड गुड। क्या कॉमन निकलेगा दोनों में से, क्या कॉमन निकलेगा, पहले और दूसरे टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा, अरे पहले और दूसरे टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा, m1g कॉमन निकाल लो, m1g कॉमन आ गया, क्या बचा,
m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 1। m1g कॉमन गया तो m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 बचा, यहाँ पे भी m1g कॉमन गया। तो यू हैव t इक्वल्स टू m1g m2 माइनस m1 प्लस m2। ये आ गया आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या होगा m1 प्लस m2, तो डिनोमिनेटर विल बी m1 प्लस m2। क्या कैंसिल हुआ ऊपर, m1 कैंसिल हो गया, तो m1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा m2 कितनी बार आया, 2 बार। तो t इक्वल्स टू 2m1 m2g, 2m2 और m1g, तो 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। डन, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, you have to increase your writing speed। next question, example 4.6, one marble collides head on, one marble one marble collides head on with another identical marble at rest। identical मतलब सेम मास सेम साइज, दूसरा रेस्ट पे है, पहला वाला मूविंग है, दूसरा रेस्ट पे है। इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है ये पता होना चाहिए। व्हाट हैपेंस इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, यू नो व्हाट हैपेंस इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, है क्या याद कि भूल गए? व्हाट हैपेंस इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली है ना, परफेक्टली पार्शियली। जानबूझ के मैंने ऐसा किया क्योंकि तुमको बताने के लिए कि परफेक्टली में क्या होता है, पार्शियली में क्या होता है। परफेक्टली में दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड होने के बाद दे स्टिक टुगेदर एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी, वो केस और ये केस अलग है, ये पार्शियली इनइलास्टिक है। तो जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा देते हैं कि तुम घाई में पार्शियली को परफेक्टली पढ़ो और गलती करो, तो गलती मत करो। ये पार्शियली इनइलास्टिक है। सो if the collision is partially inelastic, determine the ratio of their final velocities मतलब v1 upon v2 in terms of coefficient of restitution E। तो वापस क्वेश्चन समझा देता हूँ और साथ में डेटा भी लिख देंगे। हमको क्या क्या गिवन है, हमको बोला है हमारे पास दो मार्बल्स हैं, वन मार्बल कोलाइड्स हेड ऑन विद अनदर आइडेंटिकल मार्बल। आइडेंटिकल मतलब दोनों का मासेस हो गया सेम, उसमें से दूसरा किस पे था, रेस्ट पे था। तो u1 की वैल्यू जीरो नहीं है लेकिन u2 की वैल्यू जीरो है एट रेस्ट। बराबर, पक्का पक्का, श्योर। इफ द कोलिजन इज पार्शियली इनइलास्टिक, अगर कोलिजन पार्शियली इनइलास्टिक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन मतलब v1 by v2, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोलिजन से पहले मार्बल का वेलोसिटी था u1, दूसरे का था u2 जो जीरो है। कोलिजन के बाद पहले का हो गया v1, दूसरे का हो गया v2, इसका रेशियो बताओ, ऐसा क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जहां पे कोलिजन इन्वॉल्व हो, कोलिजन किसी भी टाइप का हो, हमेशा एक चीज कॉन्जर्व्ड रहती है, वो है कौन, लीनियर मोमेंटम। तो स्टार्ट ही वहां से करना, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, principle of conservation of linear momentum। what is conservation of linear momentum? m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2। इसमें से m1 की वैल्यू कितनी है, m है, u1 को u1 ही रखेंगे और u2 कितना है, 0 है। m1 is m, m2 is also m, तो m v1 plus m v2 बराबर। तो m u1 इक्वल्स टू m कॉमन आ गया v1 प्लस v2, mm हो गया कैंसर, तो तुमको मिल गया एक इक्वेशन यहां से, u1 इक्वल्स टू v1 प्लस v2, इक्वेशन नंबर 1 बराबर। पक्का, श्योर, गुड 100%।
अब दूसरा इक्वेशन कहाँ से लाओगे, वो भी क्वेश्चन में बोला है, तुमको बोला है v1/v2 का रेशियो इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो दूसरा E का फॉर्मूला यूज कर लो। E का फॉर्मूला याद है क्या, E इक्वल्स टू क्या था, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो E इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1, क्योंकि u2 क्या है, 0 है, इसको यहाँ लेके आओ। सो EU1 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और 2, या तो 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो या दोनों को डिवाइड कर दो, एक ही बात है। तो यू कैन डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, डिवाइड कर दो, तो यू हैव EU1 अपॉन u1, EU1 अपॉन u1, v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2, u1 हो गया कैंसल। गुड, तो आपको मिल गया v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 इक्वल्स टू E। आपको तो v1 बाई v2 चाहिए था, v1 बाई v2 कैसे निकालोगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो, यू नो व्हाट इज कंपोनेंडो डिविडेंडो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड्स। तो ये E है, तो मैं इसको E/1 लिख देता हूँ। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, बराबर। ब्रैकेट्स ओपन कर दो, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, तो यू हैव v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 प्लस v1 प्लस v2 अपॉन v2 माइनस v1 माइनस v1 माइनस v2 इक्वल्स टू E माइनस 1 अपॉन E प्लस 1 अपॉन E माइनस 1। न्यूमरेटर में क्या क्या कैंसिल हो गया, v1 और यहाँ कैंसिल हुआ v2, सही है, वेरी गुड। तो ऊपर क्या बचा 2v2, नीचे क्या बचा माइनस 2v1 इक्वल्स टू E प्लस 1 अपॉन E माइनस 1। 2 और 2 की हो गया कैंसल, ये माइनस उधर भेज दो, v2 बाई v1 इक्वल्स टू माइनस E प्लस 1 अपॉन E माइनस 1, ये माइनस इसको दे दो, इसको नीचे, तो v2 बाई v1 इक्वल्स टू E प्लस 1 माइनस E प्लस 1, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो गया, बराबर, पक्का, श्योर, गुड। Therefore you have v2 by v1 equals to 1 plus E upon 1 minus E. Therefore you have v1 by v2 equals to 1 minus E upon 1 plus E. हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 4.7, a shell मतलब बॉम्ब, a shell of mass 3 किलोग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, तो एक शेल को हमने एक हाइट से ड्रॉप कर दिया, आफ्टर फॉलिंग फ्रीली फॉर 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड तक तो गिरता रहा, उसके बाद इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स, उसके 2 टुकड़े हो गए, ऑफ मासेस 2 kg एंड 1 kg। काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द एक्सप्लोजन इज 300 जूल, यूजिंग G 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूजिंग G 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट वेलोसिटीज ऑफ द फ्रैगमेंट्स। तो जो 2 फ्रैगमेंट थे, जो टुकड़े थे 2, उसका स्पीड पूछा है आपको कितना है। जस्टिफाई योर आंसर इफ यू हैव मोर देन 1 ऑप्शन, मतलब जब आप सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि आपको एक की जगह पे 2 वैल्यूज मिले, v1 और v2 के 2 वैल्यूज मिले, तो अगर v1 और v2 की 2 वैल्यूज मिले तो उसमें से एक यूज करना पड़ेगा, तो एक वो क्यों यूज किया, दूसरा क्यों नहीं यूज किया, ऐसा बताओ, ऐसा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ वापस एक बार। हमारे पास एक शेल था जिसका टोटल मास 3 kg था, शेल था एक जिसका टोटल मास 3 kg था, ये पहले 2 सेकंड तक तो गिरता रहा, और 2 सेकंड तक गिरने के बाद ये फट गया, एक्सप्लोड हो गया, इट एक्सप्लोड इनटू 2 फ्रैगमेंट्स, उसमें से एक फ्रैगमेंट का मास है 2 kg, एक का मास है 1 kg, ऐसा बोला है उन्होंने, बराबर। सबसे पहले यू टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से यहाँ तक इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, ए से बी तक वो एक्सप्लोड हुआ नहीं, वो फ्री फॉल होता रहा, और ए से बी आने में टाइम लग गया टी, जो वैल्यू है 2 सेकेंड। अभी गिवन पैरामीटर में मैं लिख देता हूँ साथ में। गिवन पैरामीटर में तुमको क्या क्या बोला है, गिवन पैरामीटर में तुमको सबसे पहले बोला हुआ है कि जो टोटल मास वो था 3 kg,
कितने टाइम तक गिरता रहा, 2 सेकंड तक। उसके बाद क्या हुआ, एक्सप्लोड हुआ। एक्सप्लोड हुआ तो दो टुकड़े हो गए, एक हो गया 2 kg का पीस, एक हो गया 1 kg का पीस। तो ये हो गया आपका M1 और ये हो गया आपका M2, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द एक्सप्लोजन इज, तो जब बॉम्ब फटा तो जो इसको अंदर से काइनेटिक एनर्जी मिला है, इसको मैं बोलता हूँ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, के ई इंटरनल। वो कितना था, 300 जूल का था जो इसको अंदर से मिला। नहीं तो एक्सप्लोड क्यों होगा, बॉम्ब फटता क्यों है, क्योंकि अंदर से एनर्जी सप्लाई होता है। गुड, इसके 2 पीसेस हो गए, 2 पीसेस हो गए। गुड, बराबर। जी की वैल्यू कितनी यूज करने के लिए बोली है आपको, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फाइंड करने के लिए क्या बोला है, V1 एंड V2। फाइंड करने के लिए बोला है V1 एंड V2। अगेन मैं कोई फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन से स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड अ शेल ऑफ मास 3 kg इज ड्रॉप्ड मतलब इनिशियल स्पीड 0 था। यहां पे आने में उसको कुछ स्पीड मिल गया। कितना स्पीड मिल गया पहले वो देखते हैं। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज करोगे। फ्रॉम, ये मैं पहला केस सॉल्व कर रहा हूं फ्रॉम ए टू बी। रिमेंबर ए पॉइंट पे शेल रेस्ट पे था तो उसका एनर्जी कितना था, 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो एनर्जी 0। लेकिन बी तक आते आते उसने कोई वेलोसिटी गेन कर लिया। कितना गेन कर लिया, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू कितना है, 0। ए की वैल्यू g है, g की वैल्यू 10 है, और t, व्हाट इज g वैल्यू, 10, व्हाट इज टाइम वैल्यू 2। तो कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये जो फ्री फॉल हुआ है ए टू बी, उसमें उसको काइनेटिक एनर्जी भी मिल गया, क्योंकि यहाँ पे 0 काइनेटिक एनर्जी था, लेकिन यहाँ तक आते आते इसका वेलोसिटी बढ़ गया तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड, इसको मैं बोल दूंगा काइनेटिक एनर्जी गेन्ड, क्योंकि उसने ए से बी आने में कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लिया है। उसका वेलोसिटी पहले 0 था, ए पे 0 था, लेकिन बी पे 0 नहीं है। इसका मतलब बी तक आते आते उसको कुछ एनर्जी मिल गया। कितना एनर्जी मिल गया, हाफ एम वी स्क्वायर मिल गया। व्हाट इज एम, 3, व्हाट इज वी, 20। 20 स्क्वायर कितना होता है, 400। 400 बाई 2 कितना होता है, 200 इंटू 3 कितना होता है, 600। तो सिर्फ ए से बी आने में कितना एनर्जी मिल गया, 600, बराबर। ये याद रखना। अब अंदर से कितना सप्लाई हुआ, 300। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, 900। 600 उसने गेन कर लिया, अंदर से 300 मिल गया, 900 हो गया। और जब वो फटा, तो जब वो ब्लास्ट हुआ, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये एनर्जी किसके पास गया, इन दो टुकड़ों के पास गया। तो रिमेंबर, अभी हमको लगाना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यूजिंग law of conservation of energy, but what you can say is law of conservation of energy के हिसाब से what you can say is बहुत सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी गेन्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड इंटरनली इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे पीसेस। तो ये कितना था, 600, और वो कितना था, 300। और ये क्या आएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, बराबर। ये आ गया 900 इक्वल टू हाफ निकाल लिया तुमने, कॉमन निकाल लो, कॉमन कोई फर्क नहीं पड़ता। m1 की वैल्यू कितनी थी, 2 v1 स्क्वायर, बराबर, प्लस 1, m1 की वैल्यू 1 है तो v2 स्क्वायर। ये 2 यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया, 1800 इक्वल टू 2 v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। ओके, पहला ही इक्वेशन बना अभी। तो अगर मेरे पास दो अननोन है तो मुझे कितने इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, कितने, 2। ये एक है, दूसरा कहां से आएगा, मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, एक चीज हमेशा कॉन्जर्व होती है, लीनियर मोमेंटम, है ना। तो टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम, तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ
यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रिमेंबर ये हमेशा कंजर्व होता है बी पॉइंट पे, जहां पे ब्लास्ट हुआ उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी बिफोर एक्सप्लोजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल टू, सॉरी नॉट काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, क्योंकि हम लोग मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन, बराबर। ब्लास्ट से पहले और ब्लास्ट के बाद व्हाट इज कॉन्जर्व्ड, लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन ब्लास्ट से पहले दो ऑब्जेक्ट थे कि एक ऑब्जेक्ट था, एक, वो m इंटू वी हो गया फिर, और ब्लास्ट के बाद क्या हो गया पता है, m1v1 प्लस m2v2, और m कितना था, 3 था, और v कितना था, 20 था। m1 कितना है, 2 है, v1 और v2, बराबर। तो ये कितना हो गया, 60 हो गया, इक्वल टू 2v1 प्लस v2। तो v2 कितना हो गया, 60 माइनस 2v1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 2, लास्ट बेंच उठो उठो जागो, और पीछे तुम बैठना ही नहीं, बैठना ही नहीं। ये इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you have 1800 equals to 2v1 square plus v2 square, that is 60 minus 2v1 का square। गुड। तो 1800 इक्वल्स टू 2v1 स्क्वायर प्लस 3600, पता है ना, a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2a मतलब 120, 2 इंटू 60, राइट, इंटू b मतलब वापस से 2 आ गया तो 240, 240v1 प्लस 4v1 स्क्वायर, और फिर ये ब्रैकेट कर दिए ओपन, बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। ये और ये कितना हो गया, 6, हाँ। तो 1800 इक्वल्स टू 6v1 स्क्वायर, बराबर, श्योर। ये कितना है, माइनस 240v1 प्लस कितना है 3600, इसको यहाँ लाया, इसको यहाँ लाया, 1800, 3600 में से 1800 गए तो 1800 बचे, तो 6v1 स्क्वायर माइनस 240v1 प्लस 1800 इक्वल्स टू 0, डिवाइड बाय 6, तो v1 स्क्वायर माइनस 40v1 प्लस 6 से डिवाइड किया ना 300, बराबर, फैक्टर्स माइनस 40 प्लस 10 है ना, हाँ ऐसा कैसा, हाँ ऐसे कौन से दो नंबर है प्रोडक्ट 300 हो और एडिशन माइनस 40 हो, माइनस 30 एंड माइनस 10, माइनस 30 एंड माइनस 10 दो फैक्टर्स आएंगे, तो v1 स्क्वायर माइनस 30v1 माइनस 10v1 प्लस 300 इक्वल्स टू 0, तो v1 कॉमन, v1 माइनस 30 माइनस 10 कॉमन, v1 माइनस 30 इक्वल्स टू 0, तो v1 माइनस 10 इंटू v1 माइनस 30 इक्वल्स टू 0, तो v1 इक्वल टू 10 या फिर v1 इक्वल्स टू 30, ये दो आ गए। इन्होंने इसलिए बोला है जस्टिफाई योर आंसर इफ यू हैव मोर देन 2 ऑप्शंस, मतलब मोर देन 1 ऑप्शन, एक से ज्यादा है ना, यस। अब एक काम करना, अभी तो v1 मिला, क्या बाकी है, v2, क्या बाकी है, v2 कैसे फाइंड करोगे, v2 कैसे फाइंड करोगे, अरे इधर है ना v2, 60 माइनस 2v1, राइट, बट v2 is 60 माइनस 2v1, अगर मैं v1 की वैल्यू 10 लेता हूँ, 10, तो 60 माइनस 2 इंटू 10 तो कितना हो गया 40, बराबर, और अगर मैं 30 लेता हूँ तो कितना हो गया 60 माइनस 2 इंटू 30 तो कितना हो गया 0, बराबर। अब ऐसा सोचो तुम, एक बॉम्ब था, वो आया, एक्सप्लोड हुआ, बराबर, उसमें से v2 की वैल्यू क्या हो गई, अगर 0 हो गई, इसका मतलब समझ में आ रहा है, बॉम्ब फटा, दूसरा पार्ट बोल रहा है मेरे को नहीं आना, तू जा, मैं इधर ही रुकूंगा। ऐसा होता है कि बॉम्ब फटने के बाद एक पीस वहीं रुक गया, ऐसा होता है कभी, नहीं होता ना, तो v2 के लिए 0 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो कौन सा आएगा 40 किसके लिए आया था 10, तो v1 की वैल्यू 10 और v2 की वैल्यू 40,
Okay, so therefore v1 equal to 10 and v2 equals to 40 meter per second. Done. Good.